देखो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़े थे हमने। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है हमारे पास में? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हाँ बोलो। मैं री एंटर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कर ले। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स याद है ना? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज -1/2k एक्सेप्ट स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। यही होता है ना वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना? -k/2 एक्सेप्ट स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, जहां पे एक्सेप्ट और xi क्या है? ये नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन या कंप्रेशन है ना? सो सपोज दिस इज एनी स्प्रिंग और यहां कहीं तक इसकी नेचुरल लेंथ है, ये कोई बॉक्स हमने लिया एंड फाइनली ये यहां कहीं तक अगर आप लेकर आ रहे हो, सो दिस इज दियर नेचुरल लेंथ। तो यहां से ये xi पोजीशन है और ये एक्सेप्ट पोजीशन है एंड दिस इज दियर नेचुरल लेंथ। L नॉट का मतलब नेचुरल लेंथ है और K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो नेचुरल लेंथ से xi और xf, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स टू टेक द ब्लॉक और पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो वर्क डन इसके इक्वल आ गया -1/2k एक्सेप्ट स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एंड तो अब हमने ये पढ़ा बेटा यहाँ पे, सिंस change in potential energy is equals to negative of work done by conservative force। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? देखो जरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल बचेगी यहाँ पे? कैलकुलेशन से देखें अपन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी यहाँ पे? So this implies that delta U is equals to minus of work done by spring force कितना है? -1/2k एक्सेप्ट स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। सो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय 1/2k इंटू एक्सेप्ट स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन आप इस तरह से करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? रिपीट करूं? ठीक है, देख, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स समझ गए? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पहले पढ़ लिए अपन ने। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हेलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -1/2k इंटू एक्सएफ स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर है ना? एक्सएफ और xi क्या है ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है जो कॉन्सेप्ट है कि भाई डेल्टा यू ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये है यहाँ पे, है ना? समझ गए अब? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? नहीं सर। बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़े हैं, ये याद है इतना? ये हाँ। ये याद है ना वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? हेलो, यस सर।
तो अब यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये टर्म है तुम्हारा, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ये कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, तो अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, डब्ल्यू एस की वैल्यू को, तो डेल्टा यू की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, ये माइनस का साइन एज इट इज है, और फिर ये वैल्यू को यहाँ पे आपने पुट कर दिया, तो देखो इतना बचा, ये अभी समझा? यस सर। समझ गया अभी कि नहीं? तो दिस इज द चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और एज्यूमशन ले लूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, अभी पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? यस। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ ले लिए? डन सर। देन अब हम यहाँ पे तो आगे हमेशा याद रखो, अब इसको हम नोट पे लेके जा रहे हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, आप चाहो तो इसको नोट पे याद रखो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस 1/2 k एक्सेप स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा u that is equals to final potential energy minus initial is plus 1/2 k xf square minus xi square। ठीक है, एंड आगे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन ले रहा हूँ कि if xi is equals to 0 और यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को आप 0 एज्यूम कर लो, एंड xf is equals to x, ये जो x है इट इज आइदर कंप्रेशन और एक्सपांशन है, और यहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसको सिंपली आप u से डिनोट कर दो। मतलब ये एक स्प्रिंग आपने लिया यहाँ पे, और यहाँ से अगर आप इसको एक्सपांड कर दे रहे हो इतना, या फिर कंप्रेस कर दे रहे हो, तो एक्सपांशन या कंप्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग में। तो सपोज यहाँ से ये कितना एक्सपांशन है x, या फिर यहाँ से कितना कंप्रेशन है x, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, मतलब ये। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को आपने 0 एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपांशन में भी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर रहेगी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर रहेगी, और कंप्रेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्सपांशन या कंप्रेशन में फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ से x एक्सपांड करो या नेचुरल लेंथ से x आप कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे, प्लस k/2 एक्स स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यों हम ऐसा लिख दे रहे हैं, अगर मान लो मैंने xi इक्वल्स टू 0 ले लिया, इनिशियल पोजीशन को मैंने 0 मान लिया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को भी 0 एज्यूम कर लो। तो ये जो फार्मूला था आपका, इस पे uf की जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, और ui की जगह पे 0 हो गया, एंड इट इज प्लस हाफ ऑफ k, और ये बचा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आप
लिख सकते हो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी को। तो नेचुरल लेंथ से x एक्सपांशन पे या x कंप्रेशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी को कितना लिखोगे, स्प्रिंग की हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे। आपने नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया है, 0 मान लिया है। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, देखने दो। No, sir. बेटा नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। तो x एक्सपांशन पे या x कंप्रेशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे आप? x एक्सपांशन पे या x कंप्रेशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस पे कितना लिखोगे, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे। नहीं समझा? समझ समझ गया गया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। नेचुरल लेंथ पे 0 मान लिए, तो नेचुरल लेंथ से x कंप्रेशन या नेचुरल लेंथ से x एक्सपांशन पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। sir. ले लिए स्क्रीनशॉट? Done, sir. सर हाँ बोलो। एक बार एक्सप्लेन करा दो ना, ब्लर हो रहा था बहुत। ठीक है, देख ये तो फार्मूला पहले वाले हो गए अपने, ये जो तो ऊपर लिखे। ठीक है, अगर मान लो मैंने xi इक्वल टू 0 लिया, xi इक्वल टू 0 मतलब जो इनिशियल पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया, 0 मान लिया, 0 एज्यूम कर लिया। तो x f इक्वल टू x मान लिया, जो कि कंप्रेशन या एक्सपेंशन, ये नेचुरल लेंथ है। तो नेचुरल लेंथ से एक्सपांशन या नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन, x दोनों तरफ x। तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे कंप्रेशन या एक्सपांशन की, वो ये लिखोगे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपने u ले लो, जैसे ui इज 0 और uf इज u, तो ये जो फार्मूला है वो इस पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझा अभी कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? ठीक है, देख अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखे थे ना हमने, इसी पे एक बार और बता देता हूँ मैं। Now this is page number 3। यहाँ पे हम ले रहे हैं if xi is equals to 0 and ui is equals to 0 assume कर लो, और xf को सिंपली x assume कर लो और uf को u assume कर लो। तो ये जो फार्मूला था आपका, ये वाला फार्मूला, देख uf की जगह पे क्या लिख दोगे, u, ui की जगह पे क्या लिख दोगे, 0। यहाँ पे क्या आ गया, हाफ ऑफ k, xf की जगह पे क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 0। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या लिखी जाएगी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। समझ गए अब? यस सर। तो व्हाट इज x हियर, x इज कंप्रेशन और एक्सपांशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से एक्सपांशन या कंप्रेशन है। नेचुरल लेंथ से एक्सपांशन या कंप्रेशन का मतलब ये यहाँ पे, ये नेचुरल लेंथ है इसकी, और यहां से अगर आपने एक्सपांड कर दिया, ये एक्सपांशन हो गया, या फिर ये कंप्रेशन हो गया। तो नेचुरल लेंथ से एक्स एक्सपांशन या एक्स कंप्रेशन, ठीक है, एक्सपांशन या कंप्रेशन, एक्स एक्सपांशन कर दो या कंप्रेस्ड कर दो, तो इसके लिए भी यही वाला फार्मूला आएगा और इसके लिए भी यही वाला फार्मूला रहेगा। अभी समझ गए? तो नेचुरल लेंथ से एक्स एक्सपांशन करो या कंप्रेस करो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे आप, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ, अभी कोई तो भी वेटिंग में है सर। ले लिया ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेचुरल लेंथ पे आपने 0 मान लिया,
पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पे Done, sir. जीरो मान लिया, ये यहाँ पे अगर आपने जीरो लिया पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे, तो यहाँ से एक्सपांड करने पे भी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कंप्रेस करने पे भी कितना लिखोगे आप, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पे कुछ सिचुएशन लेकर आऊंगा जिसपे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे अपन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। अब कोई शेयर कर देगा वो वाला ले लेना, ठीक है? हाँ Now this is page number 4, पेज नंबर 4। ठीक है, इस पे आप एग्जांपल से ये समझ लो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखना आपको। ये ऑब्जेक्ट है और स्प्रिंग यहां से ये x एक्सपांड हो रही है, यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ है और x और एक्सपांशन हो गया। दूसरे वाले डायग्राम पे ये ऐसा रख दिए बॉक्स को, तो ये यहां से x कंप्रेस हो गया एंड दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। और ये सरफेस आपने कैसी लिए, स्मूथ सरफेस लिए। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसा, और ये स्प्रिंग यहां से इतनी एक्सपांड हुई है, यहाँ पे कंप्रेस हुई गई है। हाँ, नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हुई, मतलब यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ थी, उससे इतना कंप्रेशन हुआ। सो दिस इज द कंप्रेशन, और ये नेचुरल लेंथ थी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपांशन हुआ। और ये यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे इतना एक्सपांशन हुआ। तो राइट द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आप मान लो कि नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। नाउ assume that us is equals to 0 at नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये मान लो। तो यहाँ पे कितनी लिखोगे, यहाँ कितनी लिखोगे, यहाँ कितनी लिखोगे? इन सभी केसेस पे अगर देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर यहाँ पर, और mg किधर लग रहा है, मैं बाकी फोर्सेस के लिए, mg लग रहा है नीचे। यहाँ पर mg किधर लग रहा है, नीचे। और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है बेटा, ऊपर लग रहा है। यहाँ पर mg लग रहा है नीचे और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस साइड पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। बट जो x का डायरेक्शन यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, यहाँ पर भी x का डायरेक्शन नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर। यहाँ पे x का डायरेक्शन इधर है ना, और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो इन तीनों केसेस पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख के बताओ, आपने यहाँ पे क्या मान लिया कि भाई इस जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है नेचुरल लेंथ पे, उसको कितना लेना, जीरो। तो यहां से यहाँ पर अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा बताओ जल्दी से। हम ग्रेविटेशन वाली नहीं, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना लिखोगे, सेकंड वाले डायग्राम पे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और थर्ड वाले डायग्राम पे भी क्या लिखोगे, इट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अभी समझ गए कैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है? अरे हाँ यार, जवाब तो भाई, समझ गए कि नहीं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखना है, समझ गए? हेलो हेलो सर, थर्ड वाले में थीटा से कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं, हमने तो एक्सपांशन देख लिया ना सीधा सीधा वहां पे। तो थीटा का क्या मतलब, वहां पे ऑलरेडी एक्सपांशन एक्स है स्प्रिंग का, तो हमको तो स्प्रिंग में जितना एक्सपांशन हुआ है उससे लिखना है। ठीक है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अपन, पेज नंबर 5 पे। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा था। अब हम चलो थोड़ा और बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे mg भी लग रहा है और स्प्रिंग भी लग रहा है। तो एक और अगले एग्जांपल पे आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? मैं रुका हुआ 2 सेकंड रुका हूँ, लो जल्दी से। ले लिए? Now this is page number 5. पेज नंबर 5 देखो। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल है, find the change in spring potential energy and gravitational potential energy। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, ये लिखना है। टेक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 एट नेचुरल लेंथ, ठीक है। आल्सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू 0 एट नेचुरल लेंथ। यहाँ पे उसकी नेचुरल लेंथ है, वहां पे आपको दोनों पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेना है। ये एक कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड नाउ द सिचुएशन इज दैट, यहाँ पे आपने एक बॉक्स लिया, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया, ये इस तरह से, और ये यहां से यहां तक अभी नेचुरल लेंथ है इसकी, स्प्रिंग की, ठीक है। और फिर ये यहां से ये नीचे आ रहा है, मतलब ये इस तरह से यहाँ पे नीचे आ रहा है x, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो सपोज दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है और ये है फाइनल कंडीशन। ये वाला जो डायग्राम, ये इनिशियल डायग्राम और ये फाइनल डायग्राम, मतलब यहां से ये वाली प्रोसेस हो रही है। देख, जब ये नेचुरल लेंथ पे है, जब ये नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है, जब ये नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है अभी? mg। लेकिन अब यहाँ पर mg भी लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, बट दोनों की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। हमें नहीं पता कि अभी कौन सा फोर्स ज्यादा है, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है कि mg ज्यादा है, ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट अब अगर एक्सपेंशन हो गया तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर बॉक्स पे, और mg किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। और ये नेचुरल लेंथ से x इस पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? कितनी? 0। यहाँ पर नेचुरल लेंथ है भाई, यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एंड व्हाट इज फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जल्दी बताओ। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यहां से एक्सपेंशन हो गया ना, तो इट इज प्लस हाफ ऑफ kx², बरोबर है? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर। एंड देन व्हाट इज इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज 0। यहीं पे 0 लेने के लिए बोला कि भाई नेचुरल लेंथ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेना दोनों की। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने 0 ले लिया। तो व्हाट इज फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो अगर रेफरेंस लाइन से, इसी को आपने रेफरेंस लाइन ले लिया है, दिस इज द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से नीचे आ रहे हो
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? सर बढ़ती है। रेफरेंस लाइन से नीचे आने पे डिक्रीज होती है, कम होती है। कम होती है। चल रेफरेंस लाइन नहीं भी लेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है। जबकि स्प्रिंग में ऐसा कुछ नहीं, स्प्रिंग में एक्सपांशन हो या कंप्रेशन हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी स्प्रिंग के केस में, ठीक है। एक्सपांशन हो या कंप्रेशन हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और नीचे से ऊपर ले जाने पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज हियर -mgx, हाँ या ना, समझ गए? अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे? -mgx ना, समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। तो यहां से x नीचे आए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgx। कौन सी एनर्जी बढ़ी और कौन सी कम हुई? Which energies increases and which energies decreases? So what is change in spring potential energy, मतलब फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल ये है तुम्हारे पास में हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और इनिशियल 0 है, मतलब ये वाला टर्म आ गया। एंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx-0। तो एक वैल्यू बढ़ रही है, प्लस में आया, और एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हुआ क्या भैया? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो ना क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब समझते हो ना? कंजर्वेशन का मतलब जो वैल्यू जितनी उतनी कम से कम रहने देना, है ना। जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? जितना फॉरेस्ट है कम से कम उतना तो मेंटेन रखना है, आप ज्यादा और पेड़ लगा सकते हो। बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी अभी है बाद में भी उतनी रहेगी, ना उसको बढ़ा सकते ना कम कर सकते। और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तुमने पढ़ा है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it is only converted into one form into another form। यही पढ़ा है ना आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे? यस सर। है ना, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, उससे कौन सी एनर्जी बढ़ी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई थी, उसके कारण स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो एनर्जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो गई। क्लियर हो गया? तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉक्स इज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे जाके स्टोर हो गई। तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, by conservation of energy, gravitational potential energy is converted into spring potential energy। तो gravitational potential energy किसमें कन्वर्ट हुई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। आप चाहो तो इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equals to final spring potential energy plus final gravitational potential energy। मतलब ये इक्वेशन आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। भाई दो ही टाइप की एनर्जी थी ना, ये यहाँ पे कौन सा वाला आ गया? ये इनिशियल वाला हो गया और ये फाइनल वाला हो गया। तो टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हमेशा क्या मिल रहा है? टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मतलब जो केस है हमारा, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, समझ गए? देखो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ये जो इक्वेशन लिखा मैंने, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो,
अरे समझ गए या नहीं कि कोई डाउट है? प्लीज रिपीट। ठीक है, सुनो दोबारा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सी, हाँ, इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और कौन सी इंक्रीज हो रही है? कौन सी इंक्रीज हो रही, कौन सी डिक्रीज हो रही? तो जल्दी बता भाई, कौन सी एनर्जी डिक्रीज हुई? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, और कौन सी एनर्जी बढ़ी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो वो कहां चली गई? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे जाके स्टोर हो गई। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? तो यहाँ जो डिक्रीज हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, उससे आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। ऐसा कहीं स्पेस पे नहीं चली गई, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। नहीं सर, और एक बार बेटा यहाँ पे कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना। मान ले पहले कुछ थी, उससे कुछ कम हो गई। जैसे पहले मान ले 100 थी, 100 से मान लो अब 60 बची, तो 40 जूल जो एनर्जी है ग्रेविटेशन वाली, वो कहां चली गई? कहीं ना कहीं तो गई ना। किसके फॉर्म पे यस चली सर। गई? अभी समझ गया? किसके फॉर्म पे स्टोर हो गई जाके? वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे जाके स्टोर हो गई। ठीक है, हेलो, अरे समझा या नहीं? यस सर, समझ गया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. नेक्स्ट फिर पेज नंबर 6। नेक्स्ट हेडिंग है फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखेंगे COME। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू K प्लस U। ऐसा लिखोगे। नेक्स्ट ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये किसका सम है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको आप क्या बोलते हो? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हो। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैंने शॉर्ट फॉर्म पे क्या लिख दिया? COME मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी समझ गए? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अरे समझ गए कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इस पे। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होती, कब कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इफ ऑन अ बॉडी और इन अ सिस्टम ओनली कंजर्वेटिव, ओनली कंजर्वेटिव, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क, देन
मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी और सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर किसी बॉडी पे या सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो उस सिस्टम या उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। मतलब हर कंडीशन में वो वैल्यू सेम रहेगी, हर कंडीशन में सेम रहेगी। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ये ध्यान रखना है, अगर किसी बॉडी पे या सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं तो फिर उस बॉडी की या उस सिस्टम की टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू किसके बराबर लिखना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, कंजर्व का मतलब यही हुआ। तो ये जो टर्म है यहाँ पे टोटल फाइनल माइनस टोटल इनिशियल, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो चेंज है मैकेनिकल एनर्जी में वो कितना होना चाहिए, चेंज इज ऑलवेज जीरो। मतलब टोटल इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, तभी तो चेंज जीरो आएगा ना। तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, तो आप इसको ऐसे अभी लिख सकते हो। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी बॉडी या सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होती है, जब उस बॉडी पे या सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ना, ये कुछ नया प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। ये नया प्रिंसिपल नहीं है बेटा, ये है क्या, दिस इज नॉट द न्यू प्रिंसिपल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक पार्ट है या उसी का एक स्पेशल केस है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अ स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। So it is a special case. Conservation of mechanical energy is a special case of work energy theorem. WET मतलब work energy theorem. तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही ये एक स्पेशल केस है। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर एक बार स्टेटमेंट समझा। स्टेटमेंट देख, अगर किसी बॉडी पे या सिस्टम पे, if on a body or in a system only conservative force, देखो किसी बॉडी या सिस्टम पे जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे, दूसरे फोर्स भी लग सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन लग गया, अप्लाइड फोर्स लग गया, कुछ और टाइप के फोर्सेस आ गए, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा ही वैलिड होता भाई, नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे या सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगे, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स उस पर वर्क करे, तो उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आपको इस तरह से लिखना है, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिखना। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब बॉडी पे या सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करें। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है कि कुछ और भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव टाइप के तो नहीं कर रहे। अगर नॉन कंजर्वेटिव वाले करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ठीक है। समझ गए अब? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस। अब इसका प्रूफ देखो, अपन ने क्या बोले कि भाई ये स्पेशल केस है वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो प्रूफ भी देख लेते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir.
नाउ दिस इज पेज नंबर 7। देखो पेज नंबर 7 में अब इसका जो प्रूफ है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, नाउ सिंस बाय वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़े अपन ने, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यही पढ़े हो ना? अरे हाँ ना, जवाब दो। वर्क एनर्जी थ्योरम में यही पढ़े ना अपन ने? वर्क एनर्जी थ्योरम में नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय नॉन कंजर्वेटिव, बाय अप्लाइड फोर्स एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं। आप नेट वर्क डन में ऐसे लिखोगे। तो अगर मान लो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 0, और ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये बस बच रहा है यहाँ पे। तो ये वाले जो टर्म के वर्क डन है वो आपके अगर 0 हैं, नॉन कंजर्वेटिव एंड अप्लाइड एंड सो ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो देयरफॉर वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। बट आपने क्या पढ़ा हुआ है, सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह पे आप माइनस डेल्टा यू लिख दो, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करोगे तो यू माइनस यू एफ प्लस यू आई इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, और रीअरेंज कर दो तो यू एफ को इधर ले आओ और के आई को इधर ले आओ, तो इट इज के आई प्लस यू आई इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। तो ये देखो स्पेशल केस है किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ देखने दो सर। हाँ देख लो देख लो। सर एक बार शॉर्ट में समझा दो ना। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान है? वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान है कि नहीं? है सर। नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? है सर। अब नेट वर्क डन का मतलब क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वर्क डन को आप ऐड करते हो, तो उसमें कंजर्वेटिव भी आ गए, नॉन कंजर्वेटिव भी हो गए, अप्लाइड वाले भी हो गए। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव और अप्लाइड वाले जो फोर्सेस हैं, है ना, उनका सबका वर्क डन अगर 0 है और कंजर्वेटिव उसका नॉन 0 है, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम वाली जो स्टेटमेंट है, नेट वर्क डन की जगह पे सिर्फ इक्वल्स टू क्या बचेगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। समझ गए कि नहीं? यस सर। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है? माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये माइनस डेल्टा यू होता है ना ये। अरे समझ गए कि नहीं? ये होता है कि नहीं होता? ये भी कॉन्सेप्ट है, कितना पढ़ लिया अपन ने? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, या डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी। बात तो एक ही है, कल की है अपन। यस। बस तो फिर अब यहाँ पे अरेंज कर दिया अपन ने, देख लो अब अरेंजमेंट को। तो ये क्या है? दिस इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या हो गया यहाँ पे? इट इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी हर कंडीशन में सेम आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी वो कैसी है? कंजर्व है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अब एक क्वेश्चन अपन देखते तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी आपकी। फिर कल अपन इसके काफी क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सर 2 मिनट। ले लिए? नो सर। यस सर। दोनों चल रहा है। हो गया?
अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, तो और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी। बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। नाउ पेज नंबर 8, और एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं यहाँ पे। देख, एक बॉल को कुछ हाइट से आप गिरा रहे हो यहाँ पे, एंड दिस इज द ग्राउंड हेयर। ये एक और हाइट हमने ले ली है। दिस पोजीशन इज ए, दिस पोजीशन इज बी, दिस पोजीशन इज सी, एंड जो टोटल हाइट है इसकी इट इज 20 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक ये है 10 मीटर। ठीक है, एंड बॉल को आपने ड्रॉप किया, मतलब ए पोजीशन पे इसकी स्पीड 0 है, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो बी पोजीशन पे कितनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आएगी और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी रहेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ गए कि नहीं? एक बॉल को 20 मीटर हाइट से आपने गिरा दिया, तो यहाँ पर कितनी स्पीड रहेगी, यहाँ पर कितनी स्पीड रहेगी, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको एयर का जो फ्रिक्शन है या एयर ड्रैग है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। कुछ बोला ही नहीं है तो नेग्लेक्ट कर देना। अभी देखो, बॉल पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, mg, हाँ या ना? और कोई फोर्स वर्क कर रहा है क्या? आपने यहाँ पर से छोड़ दिए बस, तो सिर्फ और सिर्फ बॉल पे mg वर्क कर रहा है ए से सी तक, है ना? तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सिंस ऑन बॉल ओनली mg मतलब कौन सा फोर्स है यहाँ पे, mg इज कंजर्वेटिव फोर्स। mg force is doing work, therefore mechanical energy of ball is conserved। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या होगा भैया, बॉल की जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे रहेगी, उतनी ही यहाँ पे रहेगी, या किसी भी पोजीशन पे उतनी ही रहेगी। तो ये इसका मतलब हुआ, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तीनों जगह पे मैकेनिकल एनर्जीज क्या रहेंगी, इसकी सेम रहेंगी, बी पर भी और सी पर भी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हम इसको काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व, लेकिन हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व करके देख ले रहे हैं। कभी कभी इससे ज्यादा आसान हो जाते क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे कितनी है, 0। समझ गए कि नहीं? अरे ए पे काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या आएगा, हाफ ऑफ एम वी ए स्क्वायर प्लस। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, ये तो ठीक है काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी में जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है तो क्या देखना पड़ता है हमको, रेफरेंस लाइन। तो हम ग्राउंड में ही यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लें, सपोज दिस इज द रेफरेंस लाइन, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लो आप, 0 मान लो। तो बेटा ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी mg इंटू ये कैपिटल H है, और ये वाली हाइट को आप स्मॉल h, तो mg कैपिटल H, और फिर आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर प्लस mg स्मॉल h एंड हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड 0 मतलब ये वाली एनर्जी 0 है, इट इज mg इंटू कैपिटल H, स्मॉल h निकाल लोगे, अगर ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, एंड इट इज हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर प्लस mg स्मॉल h इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर लो तो Vb निकल जाएगा, फर्स्ट वाले और लास्ट वाली को इक्वेट कर दो तो Vc निकल जाएगा। समझ गए? मास की जरूरत पड़ेगी क्या कैलकुलेशन पे, मास की जरूरत पड़ेगी क्या कैलकुलेशन में? अरे मास की जरूरत पड़ रही है क्या कैलकुलेशन में? नो, जरूरत नहीं है ना? नो सर। नो सर। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो एयर फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते, एयर ड्रैग को भी कंसीडर करते, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते थे कि वर्क एनर्जी थ्योरम से आप करते सॉल्व? नो सर। अगर मान लो एयर फ्रिक्शन भी एक्ट होता ना तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते सीधा सीधा। ठीक है, समझ गए कि नहीं?
Yes, sir. या फिर मॉडिफाइड फॉर्म करना पड़ता, इसमें मॉडिफाई करते, तो मैं मॉडिफिकेशन बता ही नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ या तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करोगे या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करोगे, मैं मॉडिफाई फॉर्म नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो अननेसेसरी के कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, दिख रहा है आपको कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा भी कोई दूसरे फोर्स लग रहे हैं तो क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, समझ गए।